दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। और जो आपका एग्जाम होने वाला है 19 मार्च 2023 को, तो उसके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा भी दोस्तों एक क्लास है जो महामैराथन क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, वो अपलोड ऑलरेडी कर दी गई थी, यानी उस 12 मार्च एग्जाम से पहले ही। तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं, स्पीड में करके पूरी क्लास को रिवाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस है जो फरवरी महीने से लिए गए हैं, और काफ़ी जो क्वेश्चन बच गए थे उन क्वेश्चनों को लेकर इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल भी हम जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है ही नहीं उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जो आपके 18 से 19 क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो आने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स को आपको नहीं पढ़ना है, यदि आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए आप ज्यादा समय खराब मत करना। और मैं पहले दिन से यही कहते आ रहा हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम के अंदर केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा, और वैसे ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। आपके सामने है, और यहां से क्वेश्चन 12 मार्च वाले एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हाल ही में किसने पद्मश्री पुरस्कार 2023 लेने से मना कर दिया। दोस्तों देखिएगा यहां पर 2 क्वेश्चन है। एक तो पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया, किसने किया था पद्म भूषण पुरस्कार लेने से? ये किया था पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे पद्म विभूषण नहीं चाहिए, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 12 मार्च वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो उसका तो आंसर यह था, लेकिन यहां पर हमसे पूछा है कि हाल ही में किसने पद्मश्री पुरस्कार 2023 लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये भी पश्चिम बंगाल की जो पार्श्व गायिका है जिनका नाम आता है संध्या मुखर्जी, इन्होंने दोस्तों पद्मश्री अवार्ड लेने से मना कर दिया। तो अब की बार दोस्तों 19 मार्च वाले एग्जाम के अंदर आपके ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बंगाल से 2 महान विभूतियां थी जिन्होंने दोस्तों, एक ने तो पद्म भूषण लेने से मना कर दिया और एक ने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो बंगाल की पार्श्व गायिका संध्या मुखर्जी, इन्होंने दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2023 लेने से मना कर दिया था। तो ये दोनों ही जो विभूतियां हैं वो काफी चर्चा में रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन अंकुश लगाने के लिए, यानी अवैध खनन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, खनन प्रहरी ऐप, सुरक्षा प्रहरी ऐप, क्रिप्ट ऐप या खनन अंकुश ऐप। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खनन प्रहरी ऐप है। यह हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था? यानी किस देश के अंदर बिजली संकट आ गया था जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को मजबूर होना पड़ा? तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित की है, और ऐसा देश कौन सा है दोस्तों? वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों भीषण बिजली संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विवादों में रही जो वकील है, एडवोकेट है विक्टोरिया गौरी ने दोस्तों क्या किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अतिरिक्त न्यायाधीश ये नियुक्त की गई है, लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। इनके जब हम पूरे नाम की बात करें विक्टोरिया की, तो इनका पूरा नाम आता है लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी। लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी है, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? अपने आप में दोस्तों काफी चर्चा में रही थी। यहां पर हम बात करें तो 11 एडवोकेट थे और 2 दोस्तों न्यायिक अधिकारी थे, जिनको दोस्तों डायरेक्ट क्या किया गया था, अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। और ये काफी चर्चा में रहा था। ये जो भी नियुक्तियां की गई थी, 13 व्यक्तियों की जो नियुक्तियां की गई थी, ये काफी चर्चा में रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है कि हाल ही में विवादों में रही वकील जिनका नाम था लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हालांकि इनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, इनको न्यायाधीश बनाया गया, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। किस न्यायालय की बात कर रहे हैं? यह है दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर इनकी दोस्तों न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरबीआई कितने शहरों में क्यूआर कोड वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो कि चिल्लर है जैसे कि सिक्के हैं उनकी किल्लत का सामना ना करना पड़े। जो भी 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए जितने भी सिक्के हैं उनकी किल्लत को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यहां पर दोस्तों जो क्यूआर कोड वेंडिंग मशीन है वो लगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको शुरू किया जाएगा और आरबीआई ने ऐसे कितने शहरों को चुना है, तो दोस्तों यहां पर जो आपके ऑप्शन है वो गलत है। यहां पर 12 शहरों को दोस्तों आरबीआई ने 12 शहरों के अंदर क्यूआर कोड वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च किया जाएगा। इसका संयुक्त रूप से निर्माण किसके द्वारा किया गया है। यानी जो निसार उपग्रह है, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये इसका नाम है निसार और इसको सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च किया जाएगा। बात आती है कि इसका संयुक्त रूप से निर्माण किसने किया है, तो इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये निर्माण किया है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्लस इसरो ने, HAL और डीआरडीओ ने, नासा और इसरो ने, और अगला ऑप्शन आता है डीआरडीओ और एनटीपीसी ने। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नासा और इसरो ने मिलकर दोस्तों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम आता निसार, इसका दोस्तों क्या किया, संयुक्त रूप से निर्माण इन्होंने दोनों ने मिलकर किया है और इसको सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या कितनी है, तो मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है, टोटल दोस्तों 34 न्यायाधीशों की जो स्वीकृत अधिकतम संख्या है वो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 जनवरी 2023 को जारी अमेरिकी रिसर्च फर्म की हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जो काफी चर्चा में रही थी दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है, इस लिस्ट के अंदर दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर गौतम अडानी को दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर कर दिया था और इसमें दोस्तों गौतम अडानी ने कोर्ट का रुख भी अपना लिया था। यानी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी इसके खिलाफ दोस्तों यहां पर कोर्ट का रुख भी किया था। तो यहां पर ये काफी चर्चा में, जो सब्जेक्ट है काफी चर्चा में रहा था और गौतम अडानी को दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की जो लिस्ट आई थी उससे बाहर कर दिया था। इस कारण दोस्तों इन्होंने ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा मामला है वो चर्चा में रहा। तो दोस्तों यहां पर पूछा है कि उनका स्थान कौन सा रखा गया था, तो इस लिस्ट के अंदर दोस्तों 11वां स्थान रखा गया था। इनका 11वां स्थान है वो इनका रखा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना अच्छे से। और 12वें नंबर पर किसको रखा गया था, तो 12वें नंबर पर रखा गया था मुकेश अंबानी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष, क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 21-22 में $130 मिलियन की कुल लंबाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाले शीर्ष एथलीट कौन है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, नोवाक जोकोविच है, लियोनेल मेसी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और इसके साथ में रोजर फेडरर है। चारों ही नाम काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहां पर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो वो होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी है दोस्तों, वो होंगे फर्स्ट नंबर पर आपके। और लियोनेल मेसी की हम बात करें तो ये है अर्जेंटीना के, और तीसरे नंबर पर जो रहे हैं वो रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और 7वें नंबर पर जो रहे हैं वो रहे हैं रोजर फेडरर इस लिस्ट के अंदर। तो $130 मिलियन की कुल लंबाई के साथ में जो सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले शीर्ष एथलीट है उनका नाम है लियोनेल मेसी, जिनका संबंध है अर्जेंटीना से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से मैं दोस्तों आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो हमने पहले देखा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में गौतम अडानी को दोस्तों दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट से बाहर कर दिया, और ये हमने देख लिया है कि 11वें स्थान पर रखा गया इनको और 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी को। अब दोस्तों ये जो मामला हुआ था, इस मामले के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी गठित की गई और उसका अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है एएम सप्रे, ये इसकी अध्यक्षता कर रहा है।
तो ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना। अध्यक्षता के बारे में भी पूछा जा सकता है। किसी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अंदर जो गौतम अडानी को टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर किया था, तो उन्होंने इसके कारण जो विवाद हुआ था, इस विवाद के कारण दोस्तों एक समिति गठित की गई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ। और इसमें इस रिपोर्ट के इस समिति के अंदर जो समिति की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम आता है AM सफरे। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए वापिस से हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो आता है अगला क्वेश्चन, पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी शहाबुद्दीन छुपू को किस देश का 22वां राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया है? तो दोस्तों किस देश के 22वें राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, ये हमारे सामने आता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो बांग्लादेश के दोस्तों 22वें राष्ट्रपति हैं वो बनाए गए हैं सेनानी शहाबुद्दीन छुपू को। तो इनका राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम आता है शहाबुद्दीन छुपू, और ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 22वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई से संबंधित कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन आता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संदीप मेहता को दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कथन आता है, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो यह भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है वो आता है न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी। न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए सोनिया गिरिधर गोकानी की हम बात करें तो इनको जो गुजरात उच्च न्यायालय है इसकी ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम बात करें तो उनका नाम आता है सोनिया गिरिधर गोकानी। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। और वर्तमान में दोस्तों हम बात करें, हाईकोर्ट है जो 25 उच्च न्यायालय है भारत के अंदर, उन 25 उच्च न्यायालयों के अंदर मुख्य न्यायाधीश के हम बारे में बात करें 25 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में, तो एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है सोनिया गिरिधर गोकानी। हालांकि हिमाचल प्रदेश की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी महिला है और उनका नाम आता है न्यायमूर्ति सबीना। लेकिन हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है वो आता है न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी के बारे में, कि न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी है वो गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। और जो वर्तमान में हम बारे में बात करें सभी उच्च न्यायालयों के बारे में, तो उच्च न्यायालयों के अंदर एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? गिरिधर गोकानी ही है। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चौथा जो ऑप्शन आता है वो आता है न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो चौथा पॉइंट यहां पर दे रखा है, न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको नहीं नियुक्त किया गया है, इनको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहां पर गलत है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है 40वें नंबर के, वो हैं दोस्तों कौन? पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। और पंकज मित्तल पहले कहां के मुख्य न्यायाधीश थे? जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे, और इनको वर्तमान में कहां पर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, खुशहाली जो सूचकांक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये हाल ही में जारी किया गया है। 2023 का जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है, और इसमें सबसे खुशहाल देश के बारे में बात करें, यानी कि पहले नंबर पर कौन है,
तो वो आ जाता है फिनलैंड। फिनलैंड पहले नंबर पर है और डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर भारत की, तो भारत है दोस्तों 136वें नंबर पर। भारत की रैंक यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाए तो भारत की रैंक कौन सी है? 136वीं। भारत की रैंक है यहाँ पर 136वीं। और ये जो रैंक है वो इसके मुख्य आधार है, 3 जो लक्ष्य है उनको निर्धारित किया गया है। एक तो है जीडीपी, दूसरा है जीवन प्रत्याशा और एक है जीवन की गुणवत्ता। तो 3 फैक्टों को आधार मान करके दोस्तों ये जो रैंक है वो निकाली जाती है। और इसी के साथ में एक रैंक और ध्यान में रख लेना, हाल ही में विमानन सुरक्षा रैंकिंग भी निकाली गई है, विमानन सुरक्षा रैंकिंग। इसमें भारत की रैंकिंग के बारे में बात करें तो इसमें 55वीं रैंक है भारत की 55वीं रैंक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पिछले वाला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों मैंने बता ही दिया कि फिनलैंड होगा। सेकंड नंबर पर डेनमार्क। भारत की रैंकिंग क्या है? 136वीं। और विमानन रैंकिंग में भारत है 55वीं रैंक पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं। हाल ही में देश से बाहर सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा किसने शुरू की है? हाल ही में देश से बाहर सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा किसने शुरू की है? भीम ऐप ने, पेटीएम ने, फोन पे ने या गूगल पे ने? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोन पे ने। यानी फोन पे ने देश से बाहर सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को, भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम आता है मोंटी देसाई को, किस देश के क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच नियुक्त किया है? वहां के क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच है वो किसको नियुक्त किया है? भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? उस देश का नाम क्या आता है? भूटान, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने दोस्तों भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच है वो नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया गया? देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 है, इसका आयोजन, इसका जो उद्घाटन है ये ध्यान रख लेना, उद्घाटन है वो दोस्तों पीएम मोदी ने बंगलुरु से किया था। पीएम मोदी ने बंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने बंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया था। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 6 से 8 फरवरी 2023। 6 से 8 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने, सामाजिक अधिकारिक मंत्रालय ने या संचार मंत्रालय ने? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने दोस्तों प्रज्वला चैलेंज है वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेल विपणन करने वाली किस सरकारी कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल है, जिसका शॉर्ट नाम की बात करें तो SKO, लॉन्च करने की घोषणा की है? तेल विपणन करने वाली किस सरकारी कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल, जिसके शॉर्ट नाम के बारे में बात करें तो SKO, लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस कंपनी का नाम आ जाता है BPCL। BPCL ने दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यानी BPCL ने दोस्तों SKO केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की है भारतीय सेना के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BPCL। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले हम बात करें दोस्तों यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में। तो यूरोपीय आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की, उनका नाम आता है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन इनका नाम है। WTO की पहली महिला महानिदेशक के बारे में हम बात करें तो इनका नाम आता है नगोजी अंकोजी अबेला। यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान में? वो है एंटोनियो गुटारेस, ये आप सभी को पता ही होगा। और वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर के बारे में हम बात करें तो इनका नाम आता है हिना जायसवाल। वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर है वो है हिना जायसवाल। आगे देखिएगा, कुछ ऐप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कितने ऐपों को प्रतिबंध लगाया था? तो 54 ऐपों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। लेटेस्ट हम फरवरी की बात करें तो 54 ऐपों के ऊपर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और कुछ ऐप्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है जो काफी चर्चा में रह रहे हैं। पहला ऐप आता है तंबाकू छोड़ो ऐप।
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसका ऐप है ये, WHO द्वारा। किसान मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा बनाया गया, IIT रुड़की द्वारा। स्केल ऐप के बारे में बात करें तो ये लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा और चमड़े से संबंधित है, स्केल का संबंध है चमड़े से। जलदूत ऐप के बारे में बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बाल रक्षा ऐप के बारे में बात करें तो ये आयुर्वेद से संबंधित है और आयुष मंत्रालय के द्वारा बाल रक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करें कुछ ट्रेन के बारे में कि मैत्री, बंधन, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसके बीच में चलती है। ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सी ट्रेन चलती है, मैत्री, बंधन और मिताली, ये 3 ट्रेन चलती है। भारत गौरव ट्रेन और जयनगर कुर्था मार्ग है, ये भारत और नेपाल के बीच में है। भारत गौरव ट्रेन और जयनगर कुर्था मार्ग है, ये भारत और नेपाल के बीच में है। भारत से भूटान के लिए नई रेल लाइन जोड़ी जाएगी और इस रेल लाइन की हम बात करें तो कोकराझार असम से लेकर गेलेफू भूटान तक की एक जो नई रेल लाइन है वो जोड़ी जा रही है, कार्य प्रगति के ऊपर है। तो ये भारत से भूटान के लिए हो गया। भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो है समझौता और थार लिंक एक्सप्रेस। समझौता और थार लिंक एक्सप्रेस है वो वर्तमान में दोस्तों 2019 में बंद है। ये दोनों ही ट्रेन है वो दोनों की दोनों बंद है। भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती थी, समझौता चलती थी दिल्ली से लेके दोस्तों लाहौर तक और थार लिंक एक्सप्रेस चलती थी जोधपुर से लेके पाकिस्तान तक। तो ये समझौता और थार लिंक एक्सप्रेस है, दोनों की दोनों वर्तमान में बंद है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या रखा गया था, तो ये रखा गया था आशा को। शुभंकर रखा गया था आशा को। मुझे तो ये बता दीजिएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले वाले क्लासों के अंदर करा दिए हैं। इसका जो शुभंकर है वो है आशा। 36वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था सावज और इनका आयोजन कहां पर हुआ दोस्तों, गुजरात के अंदर। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, वो है दोस्तों तजूनी। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर है वो क्या है, तजूनी है। ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और मुझे ये भी बता देना कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा। देखिए दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 है, इसका जो आयोजन है वो 2 देशों के अंदर होगा। ध्यान में रख लेना इस क्वेश्चन को दोस्तों। इसका शुभंकर तजूनी है और इनका जो महिला फीफा विश्व कप का जो आयोजन है 2023 का, इसका आयोजन 2 देशों के अंदर होगा, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ में न्यूजीलैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन होने जा रहा है। तजूनी इसका शुभंकर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में आता है दोस्तों 19वां एशियाई खेल 2023 का शुभंकर क्या था, वो था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और 19वां एशियाई खेल 2022 है, इसका आयोजन हुआ था चीन के अंदर, संघाई चीन के अंदर दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन है वो किया गया था। आगे देखिएगा फीफा विश्व कप 2022 के बारे में हम बात करें तो इसका आयोजन कतर के अंदर हुआ था, ये आप सभी को पता है। लेकिन फाइनल मुकाबला है वो अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता रहा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में बात करें तो इसका आयोजन भारत के अंदर हुआ था और इसमें विजेता की बात करें तो स्पेन और उप विजेता कौन था, कोलंबिया था, शुभंकर इबा था, शुभंकर इबा था। और फीफा विश्व कप 2022 का जो शुभंकर था वो लाइव था। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात चलते हैं, वो आते हैं हॉकी विश्व कप 2023। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन कहां पर किया गया था, ओडिशा के अंदर किया गया था, राउरकेला के अंदर किया गया था। और वहां पर बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है वो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ध्यान में रखना। बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कहां पर है, ओडिशा के अंदर है और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 2023 का जो फाइनल मुकाबला वो किस किस के बीच में हुआ, जर्मनी और बेल्जियम के मध्य इसका आयोजन हुआ। जर्मनी इसमें विजेता रहा, बेल्जियम इसमें उप विजेता रहा। तो हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला जर्मनी और बेल्जियम के बीच में होता है। कहां पर यह आयोजन होता है, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के अंदर ही होता है, ओडिशा के अंदर। और वहां पर है बिरसा मुंडा स्टेडियम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। इसके बाद में अगला आता है 2022 का महिला FIH हॉकी विश्व कप के बारे में बात करें तो विजेता नीदरलैंड था और उप विजेता अर्जेंटीना था। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि फाइनल मुकाबला नीदरलैंड और अर्जेंटीना के बीच में होता है, यानी कि नीदरलैंड इसमें विजेता रहता है और अर्जेंटीना उप विजेता। अब बात करते हैं प्रमुख पुरस्कारों के बारे में।
तो पहला पुरस्कार आता है T20 पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसको दिया गया था। 12वां रतन अंबेडकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार है वो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। अगला आता है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पाकिस्तान का नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, ये दिया गया है बिल गेट्स को दिया गया है दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो है दामोदर मोजो को। और नीलमणि फुंकर है जिनको दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 के बारे में बात करें तो यह आशा पारेख को दिया गया था। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में फिर से मैं बता रहा हूं कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मोजो को दिया गया और 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फुकन को दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार और ये गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को दिया गया था। रेत की समाधि के लिए पुरस्कार दिया गया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगले स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। एक तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगले स्टेशन मिजोरम है, इन दोनों को। बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में हम दोस्तों बात करें तो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया श्रीलंका के लेखक है, श्रीलंका की लेखिका है जिनका नाम आता है सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था और इनकी जो उपन्यास है इसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इनका उपन्यास क्या है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इनके उपन्यास का नाम है, ध्यान में रख लेना। और श्रीलंका की लेखक है सेहान करुणा तिलक, इनको ये बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया। जबकि मैन बुकर पुरस्कार है वो दोस्तों आपने देखा ही है कि जो गीतांजलि श्री है और डेजी रॉकवेल, इनको रेत की समाधि के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया? तो ये किया है दोस्तों यूएई ने, यानी यूएई की बारे में बात करें तो वो आता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ये आप सभी जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद में सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? वो खोला है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए आईआईटी रुड़की और एम्स द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? गर्भवती महिलाओं के लिए वो ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा विकसित किया गया है और किस किस के द्वारा? आईआईटी रुड़की और एम्स के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐप का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, गर्भ ऐप, मातृत्व ऐप, स्वस्थ माँ ऐप, स्वस्थ गर्भ ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ गर्भ ऐप है। ये दोस्तों आईआईटी रुड़की और एम्स ने मिलकर विकसित किया है गर्भवती महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो इसरो के लिए जो स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल है वो विकसित करेगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? मार्शल लॉ लगाया है 37 शहरों के अंदर। तो ऐसा कौन सा देश है, पड़ोसी देश है? वो है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार है, इन्हें दोस्तों 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। अगला क्वेश्चन आता है, 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? यहाँ पर चारों नाम इंपॉर्टेंट, 3 नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सुरभि जखमोला, अवनी चतुर्वेदी, जानी अवनी और शिवा चौहान। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान। अवनी चतुर्वेदी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके 12 मार्च वाले एग्जाम के अंदर। और सुरभि जखमोला बीआरओ से संबंधित है दोस्तों, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। ये भी ध्यान में रख लेना, मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैं पहले ये क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। तो सुरभि जखमोला को भी आप याद रखना और शिवा चौहान को भी आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान, जबकि सुरभि जखमोला का संबंध है बीआरओ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आता है सिंकुला टनल का निर्माण कहां किया जाएगा, जिसके निर्माण की मंजूरी हाल ही में कैबिनेट ने दी है। सिंकुला टनल का निर्माण है कहां किया जाएगा, तो सिंकुला जो टनल है इसका निर्माण किया जाएगा लद्दाख के अंदर, जिसकी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों शाम वाली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। बाकी इतना ही एक बार पढ़ेंगे। ऐसे इसी प्रकार के मैं 30 से 35 मिनट की जो वीडियो है वो आपको लगातार अवेलेबल करवा रहा हूं, और इनकी एक साथ पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी जो भी डिटेल से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो 4 घंटे की वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसके अलावा उसकी ई बुक है। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो 30 रुपये पे करके आप ई बुक भी खरीद सकते हैं। और बाकी जो नई क्लास आपकी आ रही है उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी, उनका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। बाकी आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी की भी एक क्लास आपकी जरूर अपलोड की जाएगी। जल्दी मैं तैयार करने में जुटा हुआ हूं, तो जल्द से जल्द आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जो 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी क्लास आपको मिल जाएगी। अब के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपसे दोस्तों का धन्यवाद।